हम अपनी ट्रेनिंग और कंसल्टिंग के द्वारा कंपनीज का सेल्स, प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और इंडिविजुअल्स को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड कैसे मिले, उसकी हेल्प करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ट्रेनिंग और कंसल्टिंग के द्वारा? कहने का मतलब है हम शॉर्ट में अगर उसको बता सकें क्या हम ट्रेनिंग और कंसल्टिंग के द्वारा ऐसा कुछ कर रहे हैं, राइट? कंपनीज को सेल्स, प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं और इंडिविजुअल्स को उसका हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड ज्यादा मिल सके उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। कुछ भी एक ऐसा मैसेज शॉर्ट आपको डेवलप करना चाहिए, वो जो मैसेज है वो कंपेलिंग और पर्सुएसिव, मतलब कि एक आकर्षक होना चाहिए और सामने वाले को उसको कुछ खरीदने की इच्छा पैदा करे, ऐसा होना चाहिए। अगर वो कस्टमर है तो, अगर वो आपका कस्टमर है तो, राइट? अगर आप 40 लाख की गाड़ी बना रहे हो और 4 लाख वाले को मैसेज दे रहे हो कि सर हमारी गाड़ी बहुत पावरफुल इंजन वाली है, इसमें इतने सिक्योरिटी फीचर्स हैं, नेविगेशन सिस्टम्स हैं, 40 लाख रुपीस प्राइस वाली होती है, बोल रहे हो किसको? जो 4 लाख की गाड़ी खरीदने को सोच रहा है, आपका कस्टमर एक्चुअली वो नहीं है, राइट? पर जो कस्टमर है उसको, जो राइट कस्टमर है जिसको मैं कहूंगा, जो कस्टमर मतलब जो हमारी प्रोडक्ट का जो राइट कस्टमर है, उसको अगर ये मैसेज सुनने को मिले तो वो एकदम क्विकली समझ जाना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, कैसी है, उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि हमारा मैसेज संक्षिप्त हो और एकदम सम्मोहक, आकर्षक हो, प्रबोधक हो, परसुएसिव हो, कंपेलिंग हो, ताकि वो आदमी तुरंत ही खरीदने का सोच सके। उसी वक्त निश्चय नहीं करेगा शायद, लेकिन सोच तो लेगा कि हाँ यार मुझे जरा डिटेल देना, तो आप मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दो, या मुझे अपना ये मेरा विजिटिंग कार्ड लो, आप जरा मुझे डिटेल भेजो। फिर उस लेवल तक अगर उसको इंटरेस्ट जगेगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी, राइट? पहली एलिवेटर मीटिंग में शादियां नहीं होती, लेकिन दूसरी मीटिंग का वायदा तो हो सकता है ना। कम से कम उतना काम करना चाहिए हमारा कम्युनिकेशन, राइट? कि हाँ अभी एक बार उसने सुना, वो फिर से कुछ मांगेगा, राइट? फिर से कुछ ज्यादा डिटेल मांगेगा और शायद बात आगे बढ़ेगी, राइट? मैंने जैसे कहा कि हमारा जो कुछ भी मैसेज होगा कंसिस्टेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। अलग अलग माध्यमों के द्वारा जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो एक ही तरीके से होना चाहिए और अलग अलग एक्टिविटीज में अगर हमने एडवर्टाइजमेंट दिया, सेम मैसेज जाना चाहिए। न्यूज़पेपर में सेम मैसेज। अगर हम एग्जीबिशन में रुके, वहाँ पे अगर हमने एग्जीबिशन में पार्ट लिया तो वहाँ पे हमने कुछ, वहाँ पे जो भी डिस्प्ले लगाया होगा वहाँ पे भी सेम मैसेज होना चाहिए। हमारा SMS जाता है तो सेम मैसेज आना चाहिए। हर मीडियम, जहाँ जहाँ पे हम कम्युनिकेशन, जहाँ जहाँ भी हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, सेम मैसेज जाना चाहिए। तो ये डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कस्टमर तक पहुंचने के लिए कितने माध्यम उपलब्ध होते हैं, कितने मीडियम्स अवेलेबल हैं? मार्केटिंग के कितने मीडियम्स अवेलेबल हैं कस्टमर तक पहुंचने के लिए? लाइक एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट पे और सोशल साइट पे, वॉल पेंटिंग, बैनर्स, होर्डिंग्स, पैम्पलेट और अपना डिस्प्ले बोर्ड, अपना खुद का वेबसाइट, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप और बोलो अभी तो बहुत कम। रिक्शा के पीछे, टैक्सी की साइड में, बस के पीछे, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर, देखा? टी शर्ट के ऊपर, राइट? बॉल पेन के ऊपर, बोलो कितने सारे वीडियो, अलग अलग मीडियम्स होंगे, अलग अलग मीडियम्स। या तो एग्जीबिशन के अलावा डेंगलिंग, डेंगलर्स, राइट? एग्जीबिशंस और हाँ, उसके बाद ये हुआ अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन के मेथड। कुछ या इवेंट स्पॉन्सरशिप। अभी ये एडवर्टाइजिंग का एक तरीका हुआ। एडवर्टाइजिंग के बाद आता है स्पॉन्सरशिप्स, राइट? तो हम कुछ कंपनीज देखो अलग अलग इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप भी करती है। जनरली एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं करती, लेकिन इस इवेंट में वो लोग जरूर हिस्सा लेंगे, तो स्पॉन्सरशिप ही उनका जरिया होता है। कुछ ऐसी यंग जो टीनेजर के लिए या कॉलेजन के लिए कुछ प्रोडक्ट होती है, वो कंपनीज जितना एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं करती,
लेकिन हर एक कॉलेज फेस्टिवल में जाके खड़ी हो जाती है। हर एक कॉलेज के फेस्टिवल जो होते हैं ना, उसकी स्पॉन्सरशिप करती है, हमेशा हर साल करती है ना। उनको मालूम है कि हमारे कस्टमर इधर ही आते हैं और यही हमारे कस्टमर्स हैं, तो वो और चीज़ों में पैसा डालते ही नहीं है, इधर ही करते हैं। तो उसका मार्केटिंग मीडियम है स्पॉन्सरशिप, कॉलेज फेस्टिवल स्पॉन्सरशिप, राइट। कुछ लोग आप जो एक प्लास्टिक प्रोडक्ट आती है मालूम है, वो हमेशा डायरेक्ट सेल्स ही बेचती हैं। मतलब जो लेडीज मेंबर होती हैं वो लोगों के घरों में जाके एक ग्रुप इकट्ठा करती हैं और उनको वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देती हैं, किटी पार्टीज वगैरह में डेमोन्स्ट्रेशन देती है। एडवर्टाइजमेंट बहुत कम करते हैं वो लोग, एडवर्टाइजमेंट बहुत कम करते हैं, 1 to 1 जाके डायरेक्ट सेल्स ही बेचते हैं, वो भी एक तरीका है। कुछ कंपनीज लाइक क्रेडिट कार्ड्स या इंश्योरेंस वाले या बैंक के लोन वाले फोन कर करके करते हैं, फोन ज़्यादा करते हैं, मतलब उनका मीडियम यही है। कुछ SMS के जरिए ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, बीन बैग्स का एडवर्टाइजमेंट आपने कहाँ पे देखा है? वॉल पे या पत्रों के ऊपर? कभी न्यूज़पेपर के ऊपर बीन बैग देखा है? बराबर। और बीन बैग में क्या लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट में? बीन बैग्स और एक फोन नंबर 2640 समथिंग, ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं? पिछले 15 सालों से वही हो रहा है। मतलब उसका मार्केटिंग मीडियम तय हो चुका है। कुछ लोग डायरेक्ट इस तरह से पार्टीज में ग्रुप्स में सेल करते हैं, कुछ स्पॉन्सरशिप के जरिए सेल करते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ कि ये मीडियम आपको फिक्स उधर ही मिलेगा। बाबा रजा बंगाली, कोई भी समस्या हो तुरंत मिले, उसका पोस्टर आपको ट्रेन में ही चिपका हुआ मिलेगा ना? उसका मार्केटिंग मीडियम फिक्स हो चुका है। वो कभी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा या उसका SMS नहीं आएगा, बाबा रजा बंगाली को मिलो, बाबा रजा बंगाली को मिलो, कोई भी समस्या हो तुरंत निराकरण होगा, ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं, राइट। लेकिन वो ट्रेन के ऊपर चिपका हुआ मिलेगा, लोकल ट्रेन के अंदर इसी जगहों पे चिपका हुआ मिलेगा, तो वो उसका मार्केटिंग मीडियम है। समझ में आया? सो हमारी प्रोडक्ट जो भी है उसका भी एक मार्केटिंग मीडियम होता है ना। वो हमको धीरे धीरे, अगर हम पहली बार हमने ही वो प्रोडक्ट पहली बार इस मार्केटिंग में अगर वो प्रोडक्ट हमने ही मार्केट में पहली बार डाली है और कोई कंपटीटर है ही नहीं, तो शायद हमको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हमारे कस्टमर तक पहुंचने का राइट मीडियम, राइट माध्यम क्या है। देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, B2B प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जनरली एग्जीबिशंस के थ्रू जाती है। उसका एडवर्टाइजमेंट आप नहीं देखो, या डायरेक्टरीज के थ्रू जाती है, डायरेक्टरी के थ्रू बिकती हैं, एग्जीबिशन के थ्रू बिकती है, क्योंकि वहां पे लोग आते हैं उसी इंडस्ट्री के। वो लोग अगर एडवर्टाइजमेंट देने को जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। तो B2B प्रोडक्ट्स जनरली होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होती हैं वो जनरली एग्जीबिशंस के थ्रू बिकती है, राइट। सो उस तरह से हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एक नेचर होता है। अगर हमने पहली बार प्रोडक्ट लाए हैं तो शायद हमको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हमारा मीडियम कौन सा है। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट के जैसे और भी कंपटीटर्स हैं तो वो कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर से अपने को पता चलेगा कि हमारे टारगेट तक पहुंचने का शायद यही मीडियम, यही माध्यम सही है। अगर ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है तो हमें भी एडवर्टाइजमेंट करने का सोचना चाहिए। उसका कॉपी करो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ तो लॉजिक तो होगा ना, उसने भी तो अपना होमवर्क किया होगा। अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट किसी एक न्यूज़पेपर में दी है या मैगजीन में दी है या बैनर लगाए हैं या होर्डिंग लगाए हैं या ट्रेन के अंदर या बस के अंदर छापा है, तो उसने कुछ तो गिनती की होगी, कुछ तो टारगेट बनाया होगा, कुछ बजट बनाया होगा, कुछ मार्केटिंग प्लान किया होगा, कुछ सोच की होगी। तो उस सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं फिर आगे, राइट। उसकी एग्जैक्टली कॉपी मत करो भले, लेकिन कम से कम उसकी सोच के बारे में सोचो जरूर, उसने ऐसा क्यों किया। शायद यही मीडियम है अपने कस्टमर तक पहुंचने का। अगर उसकी गलती होती होगी तो वो भी आपको पता चलेगा कि भले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वो कर रहा है, यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है, इस टाइप का एग्जीबिशन में पार्ट ले रहा है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, राइट। वो भी आप कंक्लूड कर सकते हो। आप जाओगे उधर तो आपको पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके टर्नओवर के ऊपर से पता चलेगा, उसके मार्केट शेयर के ऊपर से पता चलेगा, उसकी रेपुटेशन के ऊपर से आपको पता चलेगा कि उसका ये जो मीडियम सिलेक्ट किया गया है सही है या गलत। लेकिन हमारे लिए सूटेबल मार्केटिंग मीडियम क्या है ये तय करना बहुत जरूरी है। हमारा कौन सा मीडियम, कौन सा माध्यम हमारे कस्टमर तक पहुंचता है। हमारा कस्टमर जो है जिसको हमने टारगेट करने की सोचा है वहां तक कौन सा मीडियम पहुंचता है, ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। और साथ साथ हमें उसकी रीजनेबिलिटी भी चेक करनी चाहिए कि कौन सा किफ़ायती मीडियम है जो रीजनेबल है, जिसके अंदर मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिल सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमको फायदा करा सके। ऐसा मीडियम हमको चुनना बहुत जरूरी है। साथ साथ में ब्रांडिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि
जो ब्रांड है उसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर बहुत असर करती है। सॉरी, मीडियम की वैल्यू, जो मीडियम है वो ब्रांड की वैल्यू के ऊपर बहुत असर करता है। क्योंकि सोच लो, अगर हम 40 लाख की गाड़ी बना रहे हैं तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हम वॉल पेंटिंग पे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझे ना, वो मीडियम गलत हो जाएगा उसका। आईफोन का एडवर्टाइजमेंट अगर आपको इस पे दिखेगा, ट्रेन के ऊपर कभी दिखेगा? ऐसा नहीं दिखेगा। उसकी एक जगह होगी, उसकी एक साइज होगी कि फुल पेज ही आएगा तो छोटा सा एडवर्टाइजमेंट कभी भी आएगा ही नहीं उसका, क्योंकि वो ब्रांड का ऐसा एक स्टेटस है, राइट। तो ये भी मीडियम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा, ब्रांड किस तरह से हम डेवलप करना चाहते हैं। अब हमारी ब्रांड की अगर हमने कोई एक इमेज बना के रखी है, इमेज सोच के रखी है, तो उस सोच के अनुरूप जो मीडियम होगा वो हमें चुनना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए हम बोल रहे हैं कि हमारा लग्जरी स्टोर है, लग्जरी गारमेंट का मीनिंग बहुत ही महंगे गारमेंट का, फैशन डिजाइनर गारमेंट का स्टोर है, और फिर हम दीवारों के ऊपर उसकी पेंटिंग कराते हैं। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज डिजाइनर चीजें एक्सक्लूसिव होती हैं, वो कस्टमर उस जगह पे, उस टाइप की जगहों पे जाता है, उस टाइप की मैगजीन पढ़ता है, उस टाइप की न्यूज़पेपर पढ़ता है, उस टाइप के लोगों में आता बैठता है। तो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जहाँ पे बाकी के, जहाँ पे मतलब हमारे कस्टमर जाते ही नहीं हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन करना। हमको ऐसा लगेगा कि हम बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमको ऐसा संतोष होगा कि हम बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो कम्युनिकेशन है उस कस्टमर तक पहुँच नहीं रहा है और गलत कस्टमर तक पहुँच रहा है बेसिकली। तो पैसा भी वेस्ट हो रहा है और ब्रांड की रेपुटेशन भी खराब हो रही है। तो ये हमें बहुत केयरफुली चुनना, बहुत केयरफुली ये हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सा मीडियम, कौन सा माध्यम मार्केटिंग का हम चूज करेंगे, राइट। साथ साथ में हम जो भी मार्केटिंग मीडियम चूज करेंगे उसका बजट ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम चुनेंगे वो वापस उसका एक खर्च होगा, हमारी कॉस्ट के अंदर वो बैठना चाहिए, और उसकी वजह से फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर ना हो, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5वां स्टेप बहुत ही ध्यान से चुनना जरूरी है कि कौन सा मार्केटिंग मीडियम हम चुनेंगे और उस माध्यम के जरिए कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, राइट। छठा जो स्टेप हमको लेना पड़ेगा, जो भी हमारा गोल है, जो लक्ष्य है, कितना सेल्स करना है और मार्केटिंग कैसे कैसे करना है, वो गोल, वो लक्ष्य निश्चित करना बहुत जरूरी है। जो भी गोल हम सेट करें, क्योंकि कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सोच लो हमने कोई एक नई प्रोडक्ट बनाई है, नई प्रोडक्ट बनाई है तो मुझे इतने इतने लोगों तक उसको पहुंचाना है, उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। कितने लोगों तक? सोच लो कि मैं एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाता हूं और वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री में लगती है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में उसकी ज़रूरत पड़ती है। मुझे पता चला कि ऐसे महाराष्ट्र के अंदर लगभग 10,000 यूनिट्स हैं, ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें, ऐसे 10,000 यूनिट्स महाराष्ट्र के अंदर हैं। सो मुझे सबसे पहले ये तय करना होगा कि इस 10,000 में से कितने यूनिट्स तक मैं मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं फर्स्ट ईयर में, राइट। तो मेरा कुछ तो टारगेट होना चाहिए कि हाँ, मुझे पहले महीने में कम से कम मुझे पहले साल में कम से कम इस 10,000 में से 3,000 लोगों तक तो अपनी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। तो उस तरह से मेरा मार्केटिंग प्लान होगा, राइट। कुछ ना कुछ ऐसा गोल सेट करना जरूरी है। जो भी हम गोल सेट करें वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट को कहते हैं, गोल के बारे में एक एक्रोनिम बहुत फेमस है, SMART। SMART में S का मतलब होता है स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब SMART, उसमें S का मतलब है गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब निश्चित होना चाहिए कि गोल जैसे ही हम उसके बारे में पढ़ें या देखें या सुने तो अपने को पता चले कि ये गोल क्या है। मतलब मुझे 3,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचानी है। जो भी गोल हम सेट करें वो मेजरेबल होना चाहिए। M मतलब मेजरेबल, मापने योग्य। मतलब 3,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक मुझे पहुंचना है एक साल में, तो मैं 1 महीने के बाद कहां पहुंचा, 2 महीने के बाद कहां पहुंचा, उसका मेजरमेंट मापना पॉसिबल होना चाहिए। तीसरा, वो अचीवेबल होना चाहिए, साध्य होना चाहिए, संभव होना चाहिए। मतलब एक साल के अंदर 3,000 यूनिट्स तक पहुंचना संभव है कि नहीं है। अगर पर्सनली पहुंचना है तो इसका मतलब है 250 हर महीने 250 विजिट्स मुझे इंडस्ट्रियल विजिट करानी है मेरे स्टाफ के जरिए। 250 लोगों
250 कंपनियों को एक महीने में पहुंचना है। इसका मतलब अगर 25 वर्किंग डे एक महीने में मैं गिनती करता हूं तो रोज के 10 विजिट होनी चाहिए, 10 लोगों तक हमें पहुंचना है, राइट। और ये जो भी 10,000 यूनिट है उसमें से 3,000 यूनिट मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो वो सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिखरे हुए हैं। तो मैं रोज के 10 लोगों तक विजिट कराऊं, मैं रोज के 10 इंडस्ट्रियल यूनिट तक विजिट कराऊं, उसके लिए मुझे कितना मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, उनके पीछे कितना खर्चा होगा, क्या सैलरी होगा, क्या ट्रैवलिंग होगा, क्या मटेरियल लेके जाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत कैलकुलेट होनी चाहिए और उसको हम माप सकने चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और संभव भी होना चाहिए कि हाँ ये पॉसिबल है कि 10 लोगों को रोज के 10 लोगों तक मुझे पहुंचना है कम से कम। तो हर महीने आप ट्रैक कर सकते हो कि इस महीने में कितने हुए, 250 तक पहुंचे या 250 तक पहुंचे या 200 तक पहुंचे, तो कितना स्कोर हुआ वो हम मेजर कर सकने चाहिए और वो रीजनेबली अचीवेबल होना चाहिए, दैट इज ए। आर मतलब रियलिस्टिक और वास्तववादी होना चाहिए कि जो भी हम गोल सेट करें वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं कि चलो 10,000 यूनिट है ना तो हम 3 महीनों के अंदर 10,000 यूनिट तक पहुंच जाएंगे। अरे बाबा नहीं पहुंच सकते, मुश्किल है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है, ज्यादा खर्चा हो जाएगा। और उसके बाद 3 महीनों में अगर 10,000 लोगों तक हम पहुंच गए और अगर ऑर्डर भी आए तो हम शायद फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी हम तैयार नहीं है। और उसके बाद 3 महीनों के बाद फिर हमारी सेल्स टीम के लिए काम क्या है वो भी हमारे पास प्लानिंग नहीं है। तो सारी चीजें एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे डिसाइड होनी चाहिए और जो भी हम गोल सेट करें टाइम बाउंड होना चाहिए। टी इज टाइम बाउंड, मतलब मुझे 1 साल के अंदर 3,000 यूनिट्स तक विजिट करानी है। 1 साल मतलब आज से लेके एग्जैक्टली 1 ईयर, देयर इज अ डेडलाइन कि अगर मैं 26 जनवरी को बात कर रहा हूं तो 25 जनवरी 2015, इसके पहले 365 दिन के अंदर मुझे 3,000 विजिट करानी है। ये मेरा स्पेसिफिक गोल हो गया, राइट। सो ये मेरा टाइम बाउंड गोल हो गया कि मुझे इस दिन तक करना है। तो गोल कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए एंड रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, जिसको स्मार्ट गोल कहते हैं हम। निश्चित होना चाहिए, मापने योग्य, संभव होना चाहिए, वास्तववादी, प्रैक्टिकल और समय सीमित होना चाहिए। तो ऐसा गोल सेट करना बहुत जरूरी है। जो भी हम गोल सेट करेंगे उसके अंदर कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स होनी चाहिए, फाइनेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब आर्थिक पहलू जिसको कहते हैं ना कि कितना सेल्स होगा, बिक्री कितनी होगी, कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा, पर सेल्समैन कितना सेल्स होगा, पर व्यक्ति कितना सेल्स होगा। तो ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए गोल के अंदर, जो भी गोल हम सेट करें। दूसरा, नॉन फाइनेंशियल गोल भी उसके अंदर होना चाहिए, मतलब फाइनेंस के अलावा, खाली सेल्स या प्रॉफिट के बारे में नहीं, लेकिन कितने कस्टमर तक हम पहुंचे, कितने नए कस्टमर हमने ऐड किए, कितने कस्टमर का कितने नए नए एरिया में हम पहुंचे। मतलब अभी तक हम 4 डिस्ट्रिक्ट में थे तो 1 साल के अंदर हमको और भी 10 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना है। तो ऐसी अलग अलग टाइप के, मतलब खाली सेल्स और प्रॉफिट के नहीं, साथ साथ में कितनी ज्योग्राफी तक हम पहुंचे, कितने कस्टमर तक हम पहुंचे, ऐसे सब अलग अलग टाइप के गोल्स हमें सेल्स और मार्केटिंग के लिए सेट करने बहुत जरूरी है, राइट। सो किसी भी एक्टिविटी को रियलिस्टिकली अगर हम गोल सेट करके आगे नहीं बढ़ेंगे, उसका लक्ष्य सेट नहीं करेंगे जो स्पेसिफिक होगा या मेजरेबल होगा या अचीवेबल होगा या एक्शनेबल होगा, जो अचीवेबल होगा, जो रियलिस्टिक होगा और टाइम बाउंड होगा, ऐसा अगर गोल नहीं होगा तो उसको पाने की, उसको हासिल करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सो मार्केटिंग अगर सक्सेसफुल करना है तो हमें एक गोल, सेल्स का, मार्केटिंग का गोल निश्चित करना बहुत जरूरी है। 7वां जो स्टेप हमें लेना चाहिए, एक बजट फिक्स करो। मार्केटिंग का एक बजट फिक्स करना बहुत जरूरी है। हम जितना भी सेल्स करना चाहते हैं या करने की आशा रखते हैं, उसका कुछ एक हिस्सा शुरुआत में शायद हमको पता नहीं होगा कि कितना बजट होना चाहिए। कि सोच लो हम 50 लाख का सेल करना चाहते हैं 1 साल में, तो कितना बजट होना चाहिए। तो मान लो 5% या 10%, ऐसा कुछ भी रफ फिगर पहले पता करो, पहले डिसाइड करो और फिर उसके बेसिस पे एक मार्केटिंग प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। उसमें से जैसे जैसे चीजें करने जाओगे, जैसे जैसे मार्केटिंग की एक्टिविटी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक कस्टमर नया ऐड करने में मुझे खर्च कितना हुआ, या एक प्रोडक्ट का एक यूनिट मैंने बेचा तो उसके पीछे मुझे खर्च कितना हुआ, राइट। धीरे आपको पता लगने लगेगा कि अगर मैंने इस न्यूज़पेपर में इतनी एडवर्टाइजमेंट दी तो मुझे इतनी इंक्वायरीज आई, उसमें से एक्चुअल सेल इतना हुआ, इतना कस्टमर मिला। अगर मैंने इतने ईमेल भेजे तो उसमें से मुझे इतनी इंक्वायरी आई, इतना सेल्स मिला। अगर मैंने इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया
तो मुझे इतने इंक्वायरी आई, इतना सेल्स हुआ, है ना। और मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की, यहाँ पे एसएमएस भेजे, इस एरिया में भेजा, इसमें ये एक्टिविटी किया, तो इसका ये रिजल्ट आया। तो इससे धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा कि एक कस्टमर अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे खर्च कितना होता है, अगर मुझे एक प्रोडक्ट का एक यूनिट बेचना है तो मुझे खर्च कितना होता है। धीरे धीरे आपको अनुभव के द्वारा, आपकी अभी तक की एक्टिविटीज के खर्च के द्वारा, आप जैसे जैसे मेजर करते जाओगे आपको पता लगने लगेगा कि मैं इतना स्पेंड करता हूँ ये एक्टिविटी के पीछे, तो मुझे इतने कस्टमर मिलते हैं या इतने यूनिट बिकते हैं, राइट। तो इस बेसिस पे आप फिर अपना बजट बना सकते हैं कि ओके, मैंने अगर 50 लाख का सेल करना था तो मुझे इतना खर्च हुआ था, अभी नेक्स्ट ईयर मुझे 75 लाख का सेल करना है, मुझे 50% ज़्यादा सेल करना है, तो कम से कम बजट में भी कॉरस्पॉन्डिंगली थोड़ा बहुत एडिशन करना पड़ेगा, राइट। सो इस तरह से आप बजट को आगे लेके जा सकते हो। पहले थोड़ा अनुमान करो, बाद में थोड़ा मेजरमेंट कर करके कि पर कस्टमर हमको कॉस्ट कितनी लगती है, पर प्रोडक्ट हमको बेचने में कॉस्ट कितनी लगती है मार्केटिंग की, और उसके अनुसार फिर आप अपना फर्दर मार्केटिंग बजट को और भी रिफाइन और भी ज़्यादा चौकस बना सकते हो, ज़्यादा उसको एक्यूरेट बना सकते हो। और इस कॉस्ट के बेसिस पे आप फिर अपना मार्केटिंग बजट आगे आगे डेवलप करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फिर से, क्योंकि जो मार्केटिंग मिस्टेक्स हम करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए ये जो 7 मार्केटिंग के, बेहतर मार्केटिंग के जो 7 स्टेप्स है, जो 7 कदम है, उसको मैं रिपीट करता हूं। पहले तो अंडरस्टैंड योर मार्केट एंड कंपटीशन, अपनी मार्केट और जो प्रतिस्पर्धा है उसको ठीक तरह से जान लें, राइट। नो एंड अंडरस्टैंड योर कस्टमर, सेकंड ये है अपने ग्राहक को अच्छी तरह से जाने और समझे, उसको, हमारी प्रोडक्ट को खरीदने में क्या मोटिवेट करता है, कौन इन्फ्लुएंस करता है, कौन उसके ऊपर प्रभाव डालता है, वो कैसे खरीदता है, उसकी आदतें क्या है, उसको उसकी लाइफस्टाइल, उसकी जीवन शैली कैसी है, ये सारी चीजें हमको कस्टमर के बारे में समझना जरूरी है। तीसरा कि हमारी जो भी प्रोडक्ट है उसमें एग्जैक्टली हम किस कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, ये निश्चय करना बहुत जरूरी है। फोर्थ, डेवलप योर मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अपना मार्केटिंग संदेश स्थापित करें कि जब भी हम कस्टमर के साथ बात करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में, एसएमएस में, ईमेल में, बोर्ड में, पैम्फलेट में, एग्जीबिशन में, जहां पे भी हमारी कस्टमर के साथ इंटरफेस होगी, बातचीत होगी, तब हमारा एक ही मार्केटिंग कम्युनिकेशन जाएगा, हमारा एक ही मार्केटिंग कम्युनिकेशन जाएगा। सो उस मार्केटिंग संदेश को स्थापित करें और उसको बनाए रखें। पांचवा, डिटरमाइन योर मार्केटिंग मीडियम, अपना मार्केटिंग माध्यम नियत करें। हमारा कस्टमर जिस माध्यम के जरिए पहुंचा जा सकता है उस मीडियम को पता करें और उसी मीडियम को और भी अच्छी तरह से कैसे यूज कर रहे हैं ये हमेशा उसको बेहतर बनाते रहें। सो अपना मार्केटिंग मीडियम यूज करें, सो अपना मार्केटिंग मीडियम निश्चित करें। छठा, सेट सेल्स एंड मार्केटिंग गोल्स, बिक्री और सेल्स के और मार्केटिंग के गोल्स निश्चय करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बिक्री हम करना चाहते हैं, कितने कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट तक, कितने स्टेट तक, कितने कंट्रीज तक पहुंचना चाहते हैं और किस समय तक पहुंचना चाहते हैं, ये गोल सेट करना जरूरी है। सेवंथ इज डेवलप योर मार्केटिंग बजट, हम अपना जो मार्केटिंग गोल है, जो गोल्स हमने सेट किए हैं, उस गोल तक पहुंचने के लिए कितना मार्केटिंग का खर्च करने के लिए तैयार हैं, वो बजट हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये 7 स्टेप्स हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेने जरूरी है। एक व्हाट्सएप पे वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक रिजॉर्ट की लड़की फोन करती है, 5 स्टार 4 स्टार रिजॉर्ट है, और गांगुली को फोन करती है और बोलती है सर 10,000 रुपया हमारा भाड़ा है, उसमें से 75% डिस्काउंट 2,500 रुपया। और फिर गांगुली उसको बोलता है कि हमको खाना नहीं चाहिए, हमको पर डे और पर नाइट का 2,500 नहीं, हम खाली नाइट में यूज करेगा तो उसका आधा ही भाव लेना चाहिए, और बेडिंग का निकाल दो, खाने का निकाल दो, और हम सामने से वो लॉन्ड्री तुम्हारा धो के देंगे, यू नो। तो फाइनली 40 रुपया तुम देना, समझे। सो व्हाट इज द मीनिंग, ये जो पूरा ये जो कस्टमर है, रिजॉर्ट 10,000 रुपया पर डे, रिजॉर्ट नाम का जो प्रोडक्ट है उसको एक स्पेसिफिक टाइप का कस्टमर ही खरीदना चाहेगा। तो उसको अगर हम किसी को भी बेचने की कोशिश करेंगे तो उसमें से भाव करेगा, उसको रीजनेबल करने की कोशिश करेगा, डिस्काउंट लेने की कोशिश करेगा, और 10,000 रुपये में से 2,500 भी दोगे तो 2,500 में से बोलेगा कि नहीं, सामने से तुम 50 रुपया दो मेरे को, तो भी मैं आऊंगा उधर, राइट। सो इसका तात्पर्य इतना ही है कि ये कस्टमर उसका है ही नहीं, ये प्रोडक्ट के लिए 10,000 रुपये वाला 4 स्टार रिजॉर्ट का कस्टमर ये गांगुली नहीं है जो उस वीडियो में
ज़रूरी है कि हमारा कस्टमर कौन है और उसकी ज़रूरतें क्या है। बहुत बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा 4 स्टार रिसोर्ट है तो उसमें जो कस्टमर आता है किस टाइप का होगा, उसकी ज़रूरतें किस टाइप की होंगी। और जिसको हम फ़ोन करते हैं उसकी ज़रूरतें जैसे ही हमको पता लगने लगती है, वो कहता है कि 2500 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, आपको दिन का नहीं भाड़ा लेना चाहिए, खाली रात का ही लेना चाहिए, बेडिंग का नहीं लेना चाहिए, खाना हम घर से लेके आएगा, साबुन और तौलिया हम घर से लेके आएगा। ऐसा जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। उसकी रिक्वायरमेंट जो 4 स्टार वाला जो दे रहा है वो नहीं है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। और जो 4 स्टार रिजॉर्ट का कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग टाइप की होती है, उसकी नीड्स अलग अलग टाइप की होती हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारे कस्टमर की ज़रूरतें कैसी हैं।